नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। मैं अपने YouTube चैनल वी आर लर्न में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का इतिहास, चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने कक्षा 7 और कक्षा 6 का इतिहास समाप्त कर दिया है। उससे आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, NCERT की सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। दोस्तों, अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में भारत आए और धीरे धीरे उनकी सत्ता पूरे भारत पे कैसे स्थापित हो गई, इसके बारे में ये चैप्टर हमारा बताता है। तो देखिए, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। दोस्तों, ये कह रहा है जो मुगलों के आखिरी बादशाह औरंगजेब थे, वो आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह थे। उनके मृत्यु के बाद जो क्षेत्रीय रियासतें थीं, उन पर जो सूबेदार और जमींदार थे, उन्होंने अपनी सत्ता कायम कर ली। देखते देखते दोस्तों, जब ये रियासतें धीरे धीरे मुगल सत्ता से अलग होने लगी, तो दिल्ली जो केंद्र के रूप में बहुत प्रभावी थी, अब वो प्रभावशाली नहीं रह गई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी बनकर भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। आइए देखते हैं। ये दोस्तों चित्र है जो मुगलों के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके और उनके बेटे की गिरफ्तारी हो रही है अंग्रेजों के द्वारा। कैप्टन हडसन थे, उन्होंने गिरफ्तार किया था, उसके बारे में दिया है। आइए देखते हैं। यहाँ पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। देखिए, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। देखिए, ये कह रहा है 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, उनसे एक अधिकार प्राप्त किया, एक इजाज़तनामा उनके साथ साइन किया, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसे हम चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं, जो इंग्लैंड की महारानी द्वारा अंग्रेजी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। इसका मतलब ये था, ये जो चार्टर था, इजाज़तनामा था, इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती। मतलब उनके अलावा कोई अन्य कंपनी व्यापार पूरब के इलाके में नहीं कर सकती। इस चार्टर का सीधा मतलब ये भी था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो समुद्र पार करके पूरब के इलाकों में जा सकती है, वहाँ से चीज़ें सस्ते दामों पर खरीद कर यूरोप के देश हैं वहाँ पर अच्छी कीमतों पर बेच सकते हैं। और जो दूसरी व्यापारिक कंपनियां हैं,
उनसे वो लोग उनके साथ जाके प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, कोई और कंपनी जाके ये सोचे कि हम भी सस्ते दाम पे माल खरीद के यूरोप में बेच दें, तो वो पूरब के साथ जाके व्यापार नहीं कर सकते, वो पूरब से जाके माल नहीं खरीद सकते थे। इसका एक अधिकार मतलब केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दे दिया गया कि आप लोग पूरब में जाकर पूरब के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। देखिए, उस जमाने में जो कंपटीशन था, अगर किसी कंपनी का कंपटीशन है तो मुनाफा नहीं कमा सकती थी, तो कंपनियों को ये कोशिश होती थी कि उन्हें कंपटीशन ना करना पड़े। उस कंपटीशन ना करने की वजह से ही कंपनियों को फ़ायदा होता था, मतलब किसी और कंपनी से उन्हें सीधा टक्कर, उनका सामना ना करना पड़े, टक्कर ना लेना पड़े। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। देखिए, ये जो एग्रीमेंट था उसमें केवल जो इंग्लैंड के व्यापारी थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो इंग्लैंड के अन्य व्यापारी थे, वो लोग पूरब आकर व्यापार नहीं कर सकते थे। लेकिन उस एग्रीमेंट से पूरे यूरोपीय जो देश थे उनको रोक पाना संभव था। ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार करके अभी पूरब की ओर आती, उससे पहले ही पुर्तगालियों ने पश्चिमी तट को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। देखिए, यूरोप से भारत आने का जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, ये पुर्तगाली नाविक ही थे, ये सबसे पहले कालीकट पहुंचे थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। वहीं जो डच थे, 17वीं शताब्दी आते आते डच व्यापारी जो थे वो भी व्यापार की संभावनाएं तलाशने के लिए हिंद महासागर के आसपास आने लगे। कुछ ही समय बाद फिर फ्रांसीसी व्यापारी भी आने लगे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती। देखिए, ये कह रहा है कि जैसे जैसे बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां और भारत में व्यापार करने आ गई, तो वैसे वैसे जो भारतीय मार्केट था वहाँ कंपटीशन बढ़ने लगा। अब देखिए, मान लीजिए बहुत सारी कंपनियां भारत में जो सामान बिक रहे हैं उनको खरीदने लगेंगी। जब सामान कम होगा, खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। तो यहाँ जो सामान थे उनके रेट बढ़ने लगे। अब कंपनियां जो थीं उनके पास मार्केट में प्राइस कम करने का एक यही रास्ता था, जो दूसरी कंपनियां हैं उनको समाप्त कर दें, उनको बर्बाद कर दें। देखिए, जो यूरोप में भारत के बाज़ार में
यूरोप में जो भारतीय सामान थे, जैसे बारीक सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सब की मांग बहुत ज़्यादा थी। इनकी डिमांड यूरोपीय बाज़ारों में बहुत ज़्यादा थी और यूरोपीय कंपनियों के बीच जो है कंपटीशन बढ़ने लगा। ठीक है भाई, कंपटीशन बढ़ने से जो भारतीय बाजार था, वहाँ जो वस्तुएं थी वो दिन प्रतिदिन महंगी होती चली गई। लिहाजा इन बाज़ारों पर कब्जे की जो कंपनियां थी, ये लोग बाज़ारों में होड़ करने लगे, बाज़ारों पर अपना कंट्रोल करने लगे। इस होड़ ने जो है 18वीं इस होड़ ने क्या किया, बाज़ारों में कीमतों को बढ़ा दिया। अब इस कीमतों को कम करने का एक ही तरीका था कि कोई एक कंपनी मौका मिलने पर दूसरी कंपनी को बर्बाद कर दे। अब ये लोग यही करने लगे। जब भी मौका मिलता तो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का जो जहाज़ था उसको डुबो देती थी या रास्ते में रोक देती थी, खड़ी कर देती थी, और माल से जो लदे जहाज़ थे उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, जिससे कंपनियों को बहुत नुकसान होता था, कंपनी बर्बाद हो जाती थी, बंद हो जाती थी। ठीक है, यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। देखिए, अब जैसे जैसे इन कंपनियों में आपसी टकराव हो रहे थे, इसका प्रभाव जो हो वहाँ के स्थानीय शासक थे उन पे भी पड़ रहा था। उनसे भी इन कंपनियों का अब टकराव चालू होने लगा था। ये जो कंपनियां थी, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, अपनी फैक्ट्रियों के, जिनकी फैक्ट्रियां थी वहाँ ये किलेबंदी करवाने लगे, जिससे वहाँ के स्थानीय जो शासक थे उनसे इनका टकराव होने लगा, क्योंकि स्थानीय शासकों का उनके क्षेत्रों में उनका कंट्रोल था ना। जब इनको किलेबंदी करते देखते वो, तो उन्हें लगता कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार व्यापार और राजनीति का टकराव देखने को मिलने लगा। आइए आगे देखते हैं। व्यापार और राजनीति को अलग रखना मुश्किल होने लगा ना यार। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू किया। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे, जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास जाकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। देखिए, ये कह रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू किया। जो कंपनी का व्यापारी थे वो यहीं से अपना काम चलाते थे। जो व्यापारियों को उस ज़माने में, देखिए उस समय व्यापारी जो थे उनको फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री में ही वेयर हाउस था, जहाँ पर निर्यात होने वाली वस्तु, जहाँ पर बहुत सामानों को लोड किया जाता था। देखिए, जो सामान है उनको जहाज़ों पर लोड नदी के किनारे से किया जाएगा, तो इसलिए नदी के किनारे ही ये लोग फैक्ट्री बनाते थे। और वहाँ पे जो वस्तुओं को बाहर भेजना होता था उनको वहाँ इकट्ठा किया करते थे फैक्ट्री में, और फिर इसको लोड करके भेज दिया जाता था विदेश, यूरोप के देशों में। ठीक है, ये अंग्रेज इतने चालू थे कि उन्होंने मुगल जो अफसर थे उन्हें घूस देकर 3 नगरों की, देखिए क्या कह रहा है, हाँ,
तीन नगरों यानी 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकत्ता था, जो जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। और वही कंपनी के जो जो अंग्रेज थे, इतने चालू थे, उन्होंने औरंगजेब को भी इस बात के लिए मना लिया कि वो कंपनी को बिना टैक्स चुकाए ही व्यापार कर सकते हैं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जमींदारी हासिल करने और जो उन्हें पहले से अधिकार प्राप्त हुए थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लग गई। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान में केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली कम होती गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। देखिए, औरंगजेब था, उन्होंने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकती है। लेकिन जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो लोग इसका गलत उपयोग करने लगे। वो फैक्ट्री के साथ साथ जो अपना पर्सनल व्यापार करते थे उसमें भी उन्होंने टैक्स चोरी करना चालू कर दिया, टैक्स चुकाने से मना करने लगे। इससे जो राजस्व जो कर है वो वसूलने पर कर की जो वसूली थी वो दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। इसका विरोध जो है ये मुर्शिद कुली खान ने किया। करते भी क्यों ना भाई, जब टैक्स कम हो रहा है, अंग्रेज मनमानी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई विरोध तो करना ही था। तो मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। आगे देखिए, व्यापार से युद्धों तक। देखिए, व्यापार से युद्धों तक कैसे गए अंग्रेज। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। देखिए, जो 18वीं सदी की शुरुआत थी, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ था, अब बात विवाद बढ़ने लगे थे, उनके बीच टकराव होने लगे थे। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो जो बंगाल के नवाब थे वो लोग अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय जो दूसरी क्षेत्रीय ताकतें थीं वो भी ऐसी स्थिति में आ गईं कि वो भी अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उनके मृत्यु के बाद अली वर्दी खान बने और उनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब बना। ये लोग सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने जो कंपनी की रियासतें थीं वो देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले में कंपनी से टैक्स की मांग करने लगे। कंपनी के पास जो सिक्के ढालने का अधिकार था उसे भी छीन लिया और कंपनी जो खिलाफबंदी करती थी उस पर भी रोक लगा दी। कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने नवाबों के जो अधिकारी थे उनके साथ बदतमीजी करने लगे, उनके अपमानजनक चिट्ठियां लिखने लगे। ठीक है, और यहाँ तक जो नवाब थे उन्होंने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगा दिया कि तुम लोग टैक्स नहीं चुकाते हो, और अंग्रेज जो थे वो टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थे। वो लोग जो नवाबों के अफसर थे उनके पास अपमानजनक चिट्ठियां लिखते थे और उनके जो अधिकारी थे उनको अपमानित करते थे। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे
अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। यह टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों को परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। देखिए, नवाब जो थे वो टैक्स मांग रहे थे, अंग्रेज टैक्स चुकाना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों का मानना यह था कि बेतुकी जो नवाब ये बेतुकी बिना बात की मांग कर रहे हैं टैक्स की, इससे उनके व्यापार जो है तबाह हो रहे हैं। व्यापार तभी फल फूल सकते हैं, यानी व्यापार में बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब सरकार टैक्स हटा दे। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उन्हें अपनी आबादी को बढ़ाना होगा, उन्हें गांव खरीदने पड़ेंगे, किलों का निर्माण करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अंग्रेजों और जो नवाब थे उनके बीच टकराव दिन प्रतिदिन बढ़ते गए और यही टकराव एक दिन आगे चल के प्लासी का जो युद्ध था उसके रूप में हमें देखने को मिली। अब देखिए प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी का एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसकी व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य में राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकाया राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। देखिए ये कह रहा है 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उसका पोता था अली वर्दी खान सिराजुद्दौला के नाना थे, पोता सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। जो कंपनी थी उसको सिराजुद्दौला की जो ताकत थी उससे काफ़ी बेहतर। सिराजुद्दौला एक योग्य नवाब था, वो योग्य शासक था, बहुत समझदार व्यक्ति था। उसको पता था कि उसके नाना कहते थे अंग्रेजों पर कभी भरोसा मत करना, उन्हें किलेबंदी कभी करने मत देना। यह बात नाना की वह कभी भूला नहीं था। सिराजुद्दौला जो था उसकी जगह सिराजुद्दौला की जगह जो कंपनी थी वो चाहती थी कि हम एक ऐसा नवाब बैठाएं जो उनकी व्यापारिक शर्तें जो हैं उन्हें मान सके, उन्हें रियासतें और अन्य सुविधाएं देने में आनाकानी करे ही नहीं। और कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर अपने किसी कठपुतली को वहाँ का नवाब बना दिया जाए, लेकिन कंपनी इसमें कामयाब नहीं हुई। इसके जवाब में सिराजुद्दौला ने जो कंपनी को यह आदेश दिया कि वह राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए, किलेबंदी ना करे और उनका जो टैक्स बाकी है उसको चुकाए। जब दोनों ही पक्ष कंपनी और सिराजुद्दौला जब दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर हमला कर दिया और कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम में ताला लगा दिया। अंग्रेजों के जो हथियार थे उन्हें छीन लिया और उनके जहाज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसके बाद जो सिराजुद्दौला था उसने अंग्रेजों की जो कलकत्ता हेड ऑफिस था उस पर कब्जा करने का प्लान किया। कलकत्ता का हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। अब जब कंपनी को लगा कि कोलकाता हाथ से निकल जाएगा तो उनकी जो मद्रास में कंपनी थी वहाँ के जो अफसर थे उन्होंने भी युद्ध का मन बना लिया और सेनाओं का गठन किया और उसे रवाना कर दिया युद्ध के लिए। देखिए महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस लंदन हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज की लंदन स्थित, ये उस समय के कोर्ट है, लंदन में है ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखिए इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली।
आखिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। देखिए, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसको रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों ने यह लालच दे दिया कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर तुम्हें गद्दी दे देंगे। ठीक है, ये जो मीर जाफर था वो अंग्रेज़ों के साथ जाकर मिल गया। जब दोनों का टकराव हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की, तो जो इसका सेनापति था उसने अपनी टुकड़ी को युद्ध में हिस्सा लेने का आदेश ही नहीं दिया। आगे देखिए, अभी उसको बताता हूँ। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हुई और ये अंग्रेजी कंपनी की भारत में पहली बड़ी जीत साबित हुई। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। देखिए, इस युद्ध के बाद भी कंपनी ने ऐसा नहीं सोचा कि उसे शासन करना है। उन्होंने सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया और कंपनी केवल व्यापार करना चाहती थी। उसका उद्देश्य केवल अपने व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता है तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे पर लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। पहले कंपनी यह सोचती थी कि उनका काम तो केवल व्यापार फैलाना है और अगर हमारा व्यापार स्थानीय शासकों की मदद से बिना युद्ध लड़े ही फैल रहा है तो हमें राज्य को अपने कब्जे में लेने की ज़रूरत क्या है। लेकिन कंपनी जो ऐसा सोच रही थी, जल्द ही उसे ऐसा एहसास होने लगा कि यह रास्ता इतना आसान नहीं है। जो कठपुतली नवाब है वह हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। देखिए, जो कठपुतली शासक होते हैं वो हमेशा अंग्रेज़ों की तो सुन नहीं सकते थे। भाई, जनता की नज़र में भी तो उन्हें अपनी इज्जत बनानी है। उनकी प्रजा जो है, समाज है, जो टैक्स दे रहे हैं, उनको भी तो दिखाना है कि यार वो कठपुतली नहीं है, अंग्रेज़ों की नहीं सुनते, उनके लिए भी कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे कंपनी को परेशान करने लगते हैं। जब कंपनी को मीर जाफर कंपनी का विरोध करने लगता है, ठीक है, नहीं मीर जाफर नहीं, मीर कासिम जब कंपनी का मीर जाफर जब परेशान करता है तो कंपनी क्या करती है, उसको गद्दी से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बिठा देती है। अब मीर कासिम जो था बहुत ही योग्य व्यक्ति था। अब वो कंपनी को इतना परेशान करने लगा कि कंपनी को मीर कासिम से 1764 में बक्सर का युद्ध करना पड़ा और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की हार हो गई और उसको बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और फिर दोबारा मीर जाफर को नवाब बनाकर बैठा दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारी जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद को ही नवाब बनाना पड़ेगा। देखिए, ये कठपुतली नवाब थे, अंग्रेज़ों को इतना परेशान करने लगे कि अब अंग्रेज़ों को यह एहसास होने लगा कि अब उन्हें जो शासन है इसको अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा
और 1765 में जब मीर जाफ़र मर गया तो कंपनी ने यह ऐलान कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव था, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। और 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण में लागत उठा सकती थी। देखिए, जब कंपनी ने मीर जाफ़र को गद्दी पे बिठाया तो कंपनी ने एक शर्त रखी कि उसे हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को टैक्स के रूप में चुकाना होगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये उन्हें परेशान करने लगे। इससे परेशान होकर जब उसकी मृत्यु हुई, जाफ़र की मृत्यु हुई, तो कंपनी ने खुद को ही बंगाल का दीवान घोषित कर दिया। अब दीवानी मिलने पर कंपनी का जो अधिकार था वो बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर हो गया, उन पे कंट्रोल हो गया। इस तरह कंपनी की जो एक पुरानी समस्या थी कि उसे ब्रिटेन से सोना लेकर भारत से वस्तुओं की खरीद करनी पड़ती थी और जो सेना रखते थे उनका खर्च उठाना पड़ता था, अब यह सब खर्चा जो बंगाल से उन्हें राजस्व प्राप्त होता था उससे ही सारा खर्चा चल जाता था। वो वस्तु रेशमी जो देखिए, जो सूती कपड़े थे, रेशम थी, इन सब की जो खरीद थी वो युद्ध में जो खर्चे होते थे, सैनिकों के जो खर्चे होते थे, उनके वेतन भत्ते, इन सारे चीज़ों के अलावा जो किले निर्माण, शहरों का निर्माण, जो भी चीज़ें उनके जो भी इनके खर्चे थे वो सारे यहीं से इन्हें प्राप्त होने लगे। अब ब्रिटेन से इन्हें सोना चांदी मंगाने की ज़रूरत ही नहीं रही। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। देखिए, नवाब बनने का मतलब था, इसका मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। देखिए, जब कंपनी के अफसर लोग थे वो खुद ही नवाब बन गए। अब वो लोग सपने देखने लगे थे कि उन्हें नवाबों की तरह रहना है, खाना है, पहनना है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 440,1102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह थी, नहीं गलत हो गया कुछ। देखिए, 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी जो दौलत थी, क्या है ये, 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। देखिए, जो रॉबर्ट क्लाइव था वो 18 साल की उम्र में भारत आया, मतलब इंग्लैंड से सीधे मद्रास आया था, तब उसकी उम्र 18 साल थी। लेकिन जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद 1767 में भारत से हमेशा के लिए रवाना हुआ तो उसके पास 4,01,102 पाउंड के बराबर दौलत थी।
देखिए, और सबसे बड़ी बात, उसका जो दूसरी बार उसको गवर्नर बना के भेजा गया था, तो जो कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार फैले थे उसको खत्म करने के लिए भेजा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोतों पर संदेहास्पद लग रहा था। जो सरकार थी उसके पास इतनी संपत्ति देखकर सरकार को उस पर संदेह होने लगा कि भाई आखिर इतनी संपत्ति उसके पास आई कैसे। ऐसा लग रहा था कि भाई ये संपत्ति उसने भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाई है। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह ही दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। देखिए, ऐसा नहीं था कि जो भी अफसर आए उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की तरह ये धन इकट्ठा कर लिया। बहुत से लोग जो थे वो साधारण परिवार से आते थे। उनका बस यही सपना था कि भारत से धन कमा कर ब्रिटेन वापस आकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करें, अच्छे से रहें। लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पर बीमारियों के कारण, लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए, मर गए। और इसके अलावा उन सभी लोगों को ये कह देना कि सब के सब भ्रष्ट और बेईमान थे, ये चीज़ सही नहीं होगी यार। ठीक है, वो लोग नॉर्मल ज़िंदगी तो जीना चाहते थे। सब चाहते हैं, हम लोग विदेश जाते हैं तो हम लोग भी तो यही सोचते हैं ना यार कि यार हम पैसा कमाएंगे, उसके बाद भारत आएंगे, आके आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। वैसे ही वो लोग नौकरी करते थे और सोचते थे भारत जा रहे हैं, वहाँ से पैसे कमाएंगे, फिर अपने देश वापस लौटकर अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। जब वो लोग वहाँ जाते थे और आलीशान जीवन जीने लगते थे तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो लोग उन्हें नवाब कहते थे। नवाब भी भारतीय शब्द जो नवाब है उसी का ही अंग्रेजी रूप है। और लोग उन्हें नए अमीरों में उनकी गिनती होती थी। उनकी हैसियत रातों रातों अमीर बन जाते थे ना भाई, तो उनको देखकर लोग जो थे नाटक और कार्टूनों के माध्यम से बहुत मजाक बनाते थे। कंपनी का फैलता शासन देखिए, 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखते हुए महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। देखिए, ये कह रहा है कि कंपनी ने सीधा जाकर युद्ध करके किसी एरिया पर या किसी राज्य पर कब्जा नहीं कर लिया। पहले कंपनी ने उस राज्य की आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक साधनों को देखा कि मतलब इनकी ताकत क्या है, इनकी कमजोरी क्या है, और पहले उन्होंने उनको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की। उनकी कमजोरी का पता लगाया और उनकी कमजोरी का इस्तेमाल करके वो लोग किसी भी राज्य पर कब्जा करने का प्लान बनाते थे। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। यह कंपनी के राजनीतिक या व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। देखिए, जो कंपनी थी इन्होंने अब अपने कुछ अधिकारियों की तैनाती राजाओं के रियासतों में करना चालू कर दिया। वे लोग सीधे रूप से
राज्य थे, जो रियासतें थीं, उनकी राजनीतिक और व्यावसायिक जो फैसले थे, आंतरिक मामलों में, सीधा सीधा कहिए, जो राज्य के आंतरिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप करने लगे। कौन राजा बनेगा, किसको कौन सा पद दिया जाएगा, ये सब ये अधिकारी तय करना चाहते थे। और कई बार कंपनियां जो थी वो सहायक संधि के माध्यम से इन राज्यों से स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार भी छीन लेती थी, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा देते। मतलब वो लोग ये कहते थे कि आओ सहायक संधि करते हैं, और सहायक संधि में ये होता था कि जो राज्य थे वह स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होती थी। सहायक सेना रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी, और जो ये कंपनी उनकी रक्षा करती थी उसके बदले में कंपनी राज्यों से पैसे भी लेती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उसका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 में अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। देखिए, जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत में गवर्नर बन के आया, उस समय जो अवध के नवाब थे वो सहायक संधि के माध्यम, मतलब जो सेना उनकी रक्षा के लिए कंपनी देती थी उसके बदले में पैसे लेती थी, वो पैसा देने से अवध के जो नवाब थे वो चूक गए। इस पर कंपनी ने क्या किया, उनका आधा इलाका अपने कंपनी के शासन में मिला लिया। ठीक है, और इसी प्रकार हैदराबाद के भी कई इलाके कंपनी ने सहायक संधि के माध्यम से छीन लिए। देखिए, रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, दरअसल रेजिडेंट्स रियासत का राजा होता है, हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चला जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। देखिए, रेजिडेंट्स का मतलब सीधा सीधा ये दिया है, राजा को ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करना पड़ता था। जब भी राजा उनके विपरीत काम करते थे तो ब्रिटिश सरकार और राजा के बीच टकराव और उथल पुथल चालू हो जाती थी। देखिए, ये क्या है, अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट्स के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टीली कैटल द्वारा बनाए चित्र में बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन वह अपने रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। सही बात है भैया। आगे देखिए, टीपू सुल्तान शेर मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। देखिए, कंपनी को जब राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई देने लगा तो उन्होंने प्रत्यक्ष सैनिक मतलब प्रत्यक्ष रूप से युद्ध का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर जो है उनमें से एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मैसूर के जो राजा थे, जो नवाब थे, हैदर अली 1761 से 1782 तक, उनका जो पुत्र टीपू सुल्तान था, उसका जो शासनकाल था 1782 से 99 तक, वो शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में जो मैसूर था वो बहुत ही ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का जो निर्यात था उसे रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार न करने का आदेश दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए
और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। देखिए, जो अंग्रेज थे वो आधुनिक हथियारों के मामले में बहुत आगे थे। अब दूसरी सेनाओं का हारने का कारण ये होता था, ये लोग मान लीजिए तलवार, भाला, इन सब चीज़ों से युद्ध लड़ते थे। अगर अंग्रेज़ों के पास नौसेना होती थी, नौसेना के माध्यम से ही अंग्रेज युद्ध जीतते थे। अगर नौसैनिक, ये लोग भी नौसैनिक रख लेते, देखिए इनके ज़माने में नौसेना का महत्व इतना बढ़ गया कि बिना नौसेना के युद्ध जीतना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर टीपू सुल्तान ने किया, फ्रांसीसियों की मदद ली और अपनी सेना को आधुनिक तरीके से विकसित किया। देखिए, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है, डेनियल आम द्वारा। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य तस्वीर में बनाने में मज़ा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई जाती थी। ये जो 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, टीपू सुल्तान की जब हार हुई थी तब अंग्रेजों के साथ एक संधि में इन्हें अपने दोनों बच्चों को देना पड़ा था। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार लड़ाइयाँ हुई, 1767-69, 1780 से 84, 90 से 92 और 99 में जो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी की जीत हुई और टीपू सुल्तान हार गया। कंपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कई बार हराया, लेकिन यार लास्ट में टीपू सुल्तान हार गया। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी उसमें टीपू सुल्तान की हार हुई। ये देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में कुछ लिखा है। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उतार दी। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। ये देखिए, ये टीपू सुल्तान का शेर से जब लड़ाई हुई थी, टीपू सुल्तान ने उसको मार दिया था, उसी को खिलौने के रूप में दिखाया गया है। मराठों से लड़ाई जब हुई थी अंग्रेजों को, उसके बारे में दिया है। 18वीं शताब्दी के आखिरी में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। अब जैसे मैसूर की ताकत को कंपनी ने ख़त्म कर दिया था, उनका अगला टारगेट अब मराठे हो गए। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली में देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। देखिए, 1761 में मराठों का अहमद शाह बगदाली था ना, उसके साथ जो युद्ध हुआ था उसमें मराठे बहुत बुरी तरह से पराजित हुए। उनकी कमजोरी का, ठीक है, फायदा अंग्रेजों को हुआ। अब वो दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। वो कई राज्यों में बांट दिए गए। इन राज्यों की जो बागडोर, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। जब मराठा साम्राज्य बट गया तो इनका जो कंट्रोल था वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में चला गया। सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी यानी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फर्नांडिस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा के राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद देखिए क्या कह रहा है ये जो पेशवा थे, ठीक है, ये सर्वोच्च मंत्री थे। इनके अंतर्गत राजमंडल सदस्य भी होते थे।
पेशवा राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। ठीक है, और वो पुणे में रहता था। महादजी जो सिंधिया थे और नाना फर्नांडिस जो थे वो 18वीं शताब्दी में आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, यानी राजनीति को जानने वाले थे। एक के बाद कई युद्धों में कंपनी ने मराठा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कंपनियों ने एक के बाद एक युद्ध लड़ा मराठों से और उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध जो था 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध जो है 1803 और 5 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। मान लीजिए इसमें अंग्रेजों की जीत हुई, कह सकते हैं। 1817 और 19 में जो तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, वो मराठा की जो ताकत थी उनको पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिट्ठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का कंट्रोल हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा देखिए, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरो कटोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने किंतूर जो कर्नाटक में छोटा सा राज्य है उस पर कब्जा लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में केन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद किंतूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के एक ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में पढ़ेंगे। देखिए, अंग्रेजों का विरोध करने वाले ऐसे ऐसे बहुत से लोग हुए। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम में भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद अब पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासतों के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया, पंजाब पर भी कंट्रोल कर लिया। देखिए, विलय की जो नीति थी, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस पुत्र नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी या कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। कल्पना कीजिए,
आप नवाब के भतीजे हैं, आपको बचपन से ही यह एहसास कराया गया कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए इसमें क्या कह रहा था। अंग्रेजों ने एक विलय की नीति अपनाई। जो लॉर्ड डलहौजी था वह 1848 में गवर्नर बनकर भारत आया। उसने विलय की नीति अपनाई। उसके अनुसार उसने एक ऐसा सिद्धांत दिया, और सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो गई, उसका कोई वारिस पुत्र, उसका अगर कोई अपना पुत्र नहीं है, तो वो राज्य सीधे कंपनी के अधीन हो जाएगा। वो गोद लिए हुए पुत्र को वारिस नहीं बना सकते। और इस रणनीति के तहत डलहौजी ने क्या किया, संतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को अपने हाथों में ले लिया। और 1856 में कंपनी ने क्या किया, अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। और उन्होंने इस बार एक नई बात बताई कि अवध का जो नवाब है उसके कुशासन से जनता को आज़ाद कराना उनका कर्तव्य है, और इस कर्तव्य से वो लोग बंधे हुए हैं, इसलिए वो अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर है। प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाकर फेंक दिया, उसे देखकर लोगों में बहुत गुस्सा भड़क उठा, और इसके परिणाम स्वरूप ही 1857 की जो महान विद्रोह है उसमें देखते देखते बहुत सारे लोग शामिल हो गए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मुझे लगता है हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। नहीं, अभी समाप्त नहीं हुआ है जी, अभी है थोड़ा सा, आइए देख लेते हैं। ठीक है, अभी नीचे है नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 से 1785 उन बहुत सारे, देखिए जो हेस्टिंग था उनने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी होती थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। देखिए ये कह रहा है कि अंग्रेज़ों में जो अधिकारी थे, महत्वपूर्ण अधिकारी थे, उनमें से एक जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। उसने ब्रिटिश कंपनी की ताकत को फैलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। वारेन हेस्टिंग के समय आते आते कंपनी न केवल उस कंपनी का कंट्रोल बंगाल में था, बल्कि कंपनी की सत्ता बम्बई और मद्रास में भी फैल गई। ठीक है, देखिए जो ये तीनों क्षेत्र थे ये 3 प्रेसिडेंसियों में बटे हुए थे। प्रत्येक का अपना गवर्नर होता था, और इन सबसे ऊपर जो था वो गवर्नर जनरल होता था, और जिसका शासन गवर्नर जनरल के पास होता था। तीनों प्रेसिडेंसियों का जो शासन होता था वो गवर्नर के पास होता था, और गवर्नर जनरल जो था वो सबसे ऊपर होता था। जैसे सभी प्रेसिडेंसी के अपने अपने गवर्नर होते थे, इन गवर्नर जो थे, तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, इनका जो कंट्रोल था वो गवर्नर जनरल के पास होता था, जो जैसे वारेन हेस्टिंग बन के आया था या उससे पहले के जो भी गवर्नर जनरल थे उन सब के पास। वारेन हेस्टिंग ने जो प्रशासकीय सुधार थे, जो प्रशासन के अंदर सुधार थे, और जो न्याय के क्षेत्र में सुधार था, उसमें इसका योगदान बहुत ही बड़ा था। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, जैसे आज होता है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे, जबकि जो फौजदारी अदालत थी वो अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत आती थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। ऐसा नहीं था कि अपनी मर्जी से फैसला सुना देंगे, वो कलेक्टर के कंट्रोल में ही काम करते थे। देखिए वारेन हेस्टिंग जब 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगा दिया।
इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया और ये मुकदमा 7 सालों तक चला था। बताइए, ये देखिए एक और दिया है, काजी एक न्यायाधीश। मुफ्ती का मतलब, मुफ्ती क्या होता है? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग क्या होता है ये भी देख लीजिए। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद के ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, उसे ही महाभियोग कहा जाता है। अब आप ये बताएंगे कि भारत में महाभियोग किस किस के ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है? इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में देंगे। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनबी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ये सब याद रखिए कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके माध्यम से 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आज भी होता है ना जिले में, आज सबसे बड़ा ओहदा कलेक्टर का। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना हो तथा न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। जो आज होता है वो वही चीज़ पहले भी थी। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसने पुरानी 17 केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। कंपनी की फौज देखिए, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के लिए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यह भी तरीका अपनाया कि अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही यानी जो भारतीय सिपाही से बना है आर्मी कहते थे। देखिए क्या है, जो मुगल सैनिक थे वो लोग क्या करते थे, उस सेनाओं को पैदल और घोड़ों के रूप में रखते थे, ठीक है। और उन्हें ये सेनाएं मुहैया कौन कराता था? ये मुहैया कराते थे जो क्या बोलते हैं, स्थानीय जमींदार जो थे वो ज़रूरत पड़ने पर मुगलों को सैनिक मुहैया करा देते थे। और सैनिक होते कैसे थे? तीरंदाज होते थे, तलवारबाज होते थे। ऐसे ही लोग तो मुगलों की सेना में होते थे। अब कंपनी ने क्या किया, जो ये आम किसान थे ज़रूरत पड़ने पर इनको प्रशिक्षण देकर, ठीक है, मुगलों की सेना में सिपाही का पद मुहैया कराते थे। अब कंपनी ने भर्ती का अभियान चालू किया। अपनी सेना में इन किसानों को प्रशिक्षण देकर शामिल करने के लिए पेशेवर तरीके से उनको ट्रेनिंग देते थे और उनका सूरत बदल के अपनी सेना में भर्ती करने लगे और उन्हें ही ये आर्मी कहने लगे। 1820 के दशक में जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के लिए सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। देखिए जैसे जैसे युद्धों में तकनीकों में बदलाव आ रहा था वैसे वैसे जो घुड़सवार थे उनकी ज़रूरत अब कंपनी को कम होने लगी,
क्योंकि कंपनी के जो युद्ध थे यार वो अफगानिस्तान बर्मा जैसे इलाकों में चल रहे थे यार, पहाड़ी एरिया, घोड़े पहाड़ पे थोड़ी चढ़ेंगे। इसलिए अब अंग्रेजों को पैदल सेना की जरूरत पड़ने लगी, अब तलवारबाज और तीरंदाजों की जरूरत कम पड़ने लगी। अब वो जो सिपाही थे उनके पास तोड़दार बंदूकें होने लगी थी, वो मैचलॉक से लैस होते थे। इसलिए सिपाहियों की ज़रूरतों के हिसाब से, सैनिकों की ज़रूरतों के हिसाब से कंपनी को काम करना पड़ता था। और जो पैदल सेना थी, पैदल टुकड़ी थी, वो कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती जा रही थी। देखिए 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? देखिए 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने एक नई संस्कृति विकसित करने लगे कि सिपाहियों को जो यूरोपीय तरीका था उस ढंग से अभ्यास और प्रशिक्षण देने लगे। अब उनका जो जीवन था वो पहले से ज़्यादा नियंत्रित होने लगा, उन पर कंट्रोल किया जाने लगा। इस कोशिश में अंग्रेज ये भी भूल जाते थे कि भारत में ऊंच नीच, जाति पात और धर्म संबंधी समस्याएं थी, जो कभी कभी इन सैनिकों के बीच में आ जाती थी। ठीक है, इनकी सामुदायिक जो भावनाएं थी उनको अंग्रेज नज़रअंदाज तो कर देते थे, लेकिन लोग इनसे कब तक दूर रह सकते थे? आखिर इन भावनाओं को कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य ना मानने के बजाय केवल सैनिक मान सकते हैं? भाई आज भी नहीं मानते यार, आज भी नहीं मानते। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का जो विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए 1857 में जो विद्रोह हुआ था, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, उसकी झलक हमें 1857 जो सिपाहियों का विद्रोह है उसकी झलक हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिलती है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। औपनिवेशिक किसे कहते हैं? जैसे एक देश का अगर किसी दूसरे देश पे कंट्रोल होता है तो उसे ही उपनिवेश कहते हैं। तो मतलब दूसरा देश उस देश का उपनिवेश बन जाता है। एक देश का दूसरे देश पर कंट्रोल लेना ही उपनिवेश कहलाता है भाई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 माह का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। देखिए भाप का जब आविष्कार हो गया तो जहाज़ों की स्पीड बढ़ गई। अब पहले जो 6 से 8 महीने लगते थे यूरोप से भारत आने में, अब वो टाइम सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में ही पूरा हो जाता था। अब जब समय कम लगने लगा तो और भी जो अंग्रेज थे वो भी भारत आने के लिए आकर्षित होने लगे और वो भी दूर दूर से भारत आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। देश और शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। और इसी के साथ कंपनी के भारत पर अपना कंट्रोल करने के साथ ही हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। फिर मिलेंगे हम कल एक नए चैप्टर के साथ। धीरे धीरे हम लोग 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। और अगर आप हमारा ऐसे ही साथ देंगे तो हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए जियोग्राफी लेके आएंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देख लीजिएगा एक दिन हमारा ये चैनल देश का नंबर 1 चैनल बनेगा। बस सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ। अच्छे से पढ़िए।